जर्मनी में रिसेशन क्यों आया? यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो गई। जर्मनी में तेल कहां से आता था? फ्यूल पे ज्यादा खर्च करना पड़ा क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया, और जैसे उनका खर्चा कम हो गया, मार्केट हो गया डामाडोल। रूस और यूक्रेन को बैठा के पूरी दुनिया को बात करनी पड़ेगी। रिसेशन की वो है इंग्लैंड की, यूके की 75%, और सबसे कम रिसेशन की पॉसिबिलिटी है 0%, वो है भारत की। दोस्तों, जर्मनी में ना रिसेशन आ गया, और रिसेशन इस तरीके से आया कि पहले ग्रोथ बोली थी 0, अब ग्रोथ उनकी चली गई नेगेटिव में। और रिसेशन क्या है कि 2 लगातार क्वार्टर में जब ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको रिसेशन बोलते हैं। जर्मनी में रिसेशन क्यों आया? रिसेशन इसलिए आया क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो गई। जर्मनी में तेल कहां से आता था? जाहिर सी बात है, रूस से आता था। रूस का तेल जो था वो अब लोगों ने बोला साहब बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, और जर्मनी सबसे आगे चढ़ दौड़ा। सबसे ज्यादा जो खाज है वो जर्मनी को, ह्यूमन राइट्स को लेकर। जर्मनी ने बोला बिल्कुल गलत है। अच्छा, हुआ ये कि रूस का तेल लेना ना लेना ये तो एक फैसले वाली बात है, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हुए, है ना? वो उसके नतीजे क्या निकले जर्मनी पे? नतीजे ये निकले कि लोगों को फ्यूल पे ज्यादा खर्च करना पड़ा क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया। तो जब लोगों ने फ्यूल पे यानी कि तेल पे, ईंधन पे ज्यादा खर्च करा, तो जाहिर सी बात है कि और जरूरत की जो चीजें होती उनमें खर्चा उनका कम हो गया, और जैसे उनका खर्चा कम हो गया, मार्केट हो गया डामाडोल। अब अगर इस चीज को सॉर्ट आउट करना है, अगर इस चीज को आपको सॉल्व करना है, तो फिर रूस और यूक्रेन को बैठा के पूरी दुनिया को बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जर्मनी क्या है? जर्मनी यूरोप की, शामिल इंग्लैंड, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1। और अगर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आप समझ लीजिए फिर पूरी दुनिया पे इसका फर्क पड़ेगा। एक ब्लूमबर्ग की चार्ट आई है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है रिसेशन की वो है इंग्लैंड की, यूके की 75%, और सबसे कम रिसेशन की पॉसिबिलिटी है 0%, वो है भारत की। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इंपैक्ट करा है, कितना ज्यादा फर्क पड़ा है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का पूरे यूरोप में। और ये वो यूरोप है जो ये नहीं चाहता कि शांति हो। ये नेटो के पार्टनर हैं जो ये नहीं चाहते कि रूस में और यूक्रेन के बीच शांति हो, चाहते हैं कि रूस के टुकड़े हो जाएं। और प्रॉब्लम यहीं पे, दे डू नॉट वांट एन एंड ऑफ वॉर, दे वांट रशिया टू बी ब्रोकन अप इनटू पीसेस। रूस कभी इस चीज को नहीं मानेगा, भारत इसको अलाउ नहीं करेगा, दुनिया इसको अलाउ नहीं करेगी। अगर ठीक करनी है चीजें तो दोनों को बैठाइए और शांति वार्ता कीजिए, यही इस समस्या का समाधान है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आज सुनाएंगे आपको ताजा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल जमीन पर लेटा दिया। अच्छा, दूसरी एक और चीज, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, ठीक है? वो तो आती जाती चीज है, और पाकिस्तान में जब भी होता है तो यूं होता है, कभी यूं नहीं होता। ऐसा पता लगा है विदेशी सूत्रों से, कुछ और दीगर अखबार हैं जिनका यह कहना है कि साहब आईएमएफ का जो पूरा लोन का मामला है ना, $1.1 बिलियन वाला जो मामला है, वो सब वो कहते हैं कि हो ना हो, अब पाकिस्तान ने उम्मीद लगभग छोड़ दी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने लगभग उम्मीद छोड़ दी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको पैसा देगा। अच्छा, अमाउंट बड़ा छोटा है, $1.1 बिलियन, लेकिन पूरा जो प्रोग्राम है आईएमएफ का वो करीब $6 अरब का है। और ये 1.1 की क्या सैंक्टिटी है? इसकी ये सैंक्टिटी है कि जब ये मिलेगा तो आपको पता ही है, फिर सऊदी अरब ने 2 बिलियन प्लेज करे हैं, यूएई ने 1 बिलियन प्लेज करे हैं, और 2 या 3 अरब तो चाइना ने रोल ओवर ऑलरेडी चाइना कर चुका है। तो ये सब मालामाल हो जाएगा पाकिस्तान इसी फिराक में है। लेकिन अमेरिका जो है आईएमएफ को पैसे नहीं देने दे रहा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें इंडियन फॉरेन ऑफिस का भी हाथ है, मेरा मानना है। क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, जितना भी आतंकवाद करता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने भी लॉबिंग करी होगी, हम लोगों ने भी डिप्लोमेसी करी होगी। जैसे एफएटीएफ की 27 शर्तों में 26 पाकिस्तान ने मान ली थी, फिर भी 2 साल नाक से लकीरें खिंचवाई पाकिस्तान को। क्यों हुआ ऐसा? पाकिस्तानी कभी सोचते नहीं है, बस कश्मीर बनेगा का पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही है उनका प्रोग्राम, ठीक है? इंडिया ने भी इनको सेट कर दिया। अब चीन इनको पैसे देगा, और चीन पैसे कहां से लाएगा? चीन के पास तो आप कहेंगे पैसे हैं, हाँ हैं, लेकिन कितना डालेगा? $50 अरब डाल चुका है पाकिस्तान में। $50 अरब चीन पाकिस्तान में डाल चुका है, और दूसरा ट्रांच जो है 50 अरब का वो डालने को तैयार है। वो कौन सा है? यानी कि एक रेलवे लाइन बनानी है शिंजियांग प्रोविंस से लेकर गवादर तक, और उसका कॉस्ट आएगा $50 अरब। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इस रेलवे लाइन की इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तान में $100 अरब का हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में 2 ख्याल आ रहे होंगे।
पहला ख्याल ये मन में आया होगा कि जो मुल्क 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पा चुका है वो 1 अरब डॉलर के लिए भीख क्यों मांग रहा है? और अगर आपके मन में सवाल है तो सवाल गलत नहीं है, जायज सवाल है। बात यह है कि वो 50 भी खा गए ये लोग, वो जमीन में बहुत कम दिखाए, बड़े बड़े इनके जर्नैल और बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट उसको हजम कर गए। पहली बात तो ये। दूसरी चीज आपके मन में ख्याल आएगा कि जो पहले 50 में से अगर माना 25 भी लगाए, वो दिखते क्यों नहीं है पाकिस्तान में? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप दिख भी जाए, पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि 25 अरब डॉलर कोई ऐसी चिल्लड़ तो नहीं है, कोई पॉकेट चेंज तो नहीं है, रेजगारी तो नहीं है। ये सब इसलिए क्योंकि चाइना ने एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज करी। चाइना ने बोला देखो तुम्हारे मुल्क में हम इतने अरब डॉलर लगाएंगे, ठीक है, उदाहरण के लिए एक हम एयरपोर्ट बनाएंगे तुम्हारे मुल्क में, एयरपोर्ट का दाम होगा 2 अरब डॉलर। एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जाएगा एक चाइनीज कंपनी को, जो लेबर आएगा वो चाइनीज होगा, जो रॉ मटेरियल हैं वो चाइना से आएंगे। तो पाकिस्तान का क्या आएगा उसमें? कुछ भी नहीं। तो चाइनीज ने करा, पैसा डाला पाकिस्तान, 2 अरब डॉलर उस एयरपोर्ट के लिए। उदाहरण दे रहा हूं आपको एयरपोर्ट का, वो पोर्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो पैसा गया पाकिस्तान और यू टर्न लेके वापस चला गया चाइना। वो पैसा पाकिस्तान में ठहरा ही नहीं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे, जो 2 अरब डॉलर के एवज में बना था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हिसाब नहीं है। उनकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने का लोन है, कितने परसेंटेज पे कितना ब्याज दिया है, किसी को कुछ नहीं पता, सब कुछ टॉप सीक्रेट है। अब चाइना जो रेल रोड लगाना चाहता है पाकिस्तान में, उसके लिए चाइना को चाहिए शांति, क्योंकि अभी माहौल किसका है? क्रांति। चाइना को चाहिए शांति। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने रोकी थी? सोचिए आप जरा, 2018, 2017, 2016 पे ले जाइए, फिर 18 से 19 पे जाइए, 16 से लेकर 19, ये 3 साल का वक्त है जिसमें कि ऑब्जेक्शन हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। 2016, 2017, 2018 में इमरान खान नियाजी बना प्राइम मिनिस्टर। 2018 और 19 के बीच में पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक गया। चाइना को अपना पैसा डूबता हुआ लगा और चाइना को और पैसे लगाने थे, प्लस चाइना को अफगानिस्तान जाना है, प्लस चाइना को ईरान जाना है। भाई 400 अरब डॉलर के मुआहदे साइन करेगी नहीं करे ईरान से कि तुम्हारा तेल लेंगे, और क्योंकि हम तुमसे तेल खरीद सकते हैं और अमेरिका किसी और को खरीदने नहीं देगा। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? अब दोस्तों जब ये हुआ था और सब कुछ है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि चाइना के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो चाइना की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने बोला था कागज निकालो, सब के सब कागज निकालो, किस लेवल पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं, कितना आपको ब्याज देना है, किन शर्तों पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, सारे के सारे कागज निकालो। और जहां पे कागज निकालने की बात हुई, सबका गला सूख गया पाकिस्तान में, क्योंकि चीन ने मना करा था कि बॉस तुम कागज निकालोगे और हम निकले यहां से। इमरान खान ने वही काम करा जो चीन ने लिखवा लिया था इनसे कि तुम कागज नहीं दिखाओगे, इमरान ने वही काम करा। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बैठ गया है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि किसके इंटरेस्ट में है कि इमरान खान जेल जाए? चाइना के इंटरेस्ट में। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ किसके इशारों पे नाच रही है। ये जो गेम चल रहा है ना, मैं कई बार कह चुका हूं, इस शो में भी कह चुका हूं, कि जो पाकिस्तान में गेम चल रहा है, ये जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में नहीं चल रहा, ये चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊंगा एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।